जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी साथियों का आज की इस क्लास के अंदर मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों आप इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाइव जोड़ने का प्रयास करें। साथियों आपका अमूल्य प्यार शेयर और लाइक के रूप में देते रहें, क्योंकि आज इस सेशन में जो साथियों अपना टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, और साथियों इस प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर अपन शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास फर्स्ट से। और इसमें अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले साथियों आज पढ़ने वाले हैं वो है अपना टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन साथियों पूरा डिस्कस के साथ अध्ययन करते हैं। एक एक पॉइंट की आपको साथियों इसमें मैं जानकारी दूंगा। आप पूरे विश्वास के साथ इस सेशन को देखें। देखने के बाद साथियों आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों तक इस सेशन को शेयर करने में आपका अमूल्य सहयोग करें। साथ ही साथ साथियों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपको यहाँ से क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए साथियों बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो इसका कारण है कि यह सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता था या कहा जाता है। साथ ही साथ इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता भी साथियों कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कई विद्वान ये मानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता पुकारना इसलिए उचित है क्योंकि इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था वो था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये माना, कुछ विद्वानों ने ये बात मानी कि इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में साथियों सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इनकी साथियों आपको बता देता हूं मैं कि अंग्रेजी भाषा में सिंधु सभ्यता का नाम क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो नामकरण के बारे में साथियों यहाँ से मैंने आपका एक डाउट क्लियर किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों रखा गया, या इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो साथियों इसके बारे में अपन ने इस पॉइंट पर डिस्कस किया कि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और साथ ही साथ यहाँ का जो हड़प्पा केंद्र है वो साथियों एक तरह से देखा जाए तो सभ्यता का प्रमुख केंद्र था वो हड़प्पा था। दूसरी बात करें तो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो भी साथियों इस सभ्यता का शहर था, हड़प्पा सभ्यता ही था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी अपन कह सकते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी, यानी कि उस समय की सबसे आधुनिक सभ्यता की बात करें या सुविकसित सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे आधुनिक और सुविकसित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित सुविकसित कस्बों और नगरों में रहा करते थे, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता साथियों आपकी नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। इनकी शहरी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। बड़े बड़े नगरों में निवास करते थे, इनके मकान बड़े बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े सभागार बने हुए थे और बड़े बड़े स्नानागार मिले थे। साथ ही साथ कारागार और कच्ची और पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि यहाँ का प्रमुख था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो साथियों यहाँ से आपको विशेषताओं के बारे में मिलता है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से अपने मकान या अपने कस्बे या अपने नगरों को निर्माण करते थे। यहाँ कुल मिला के बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो एक नगरीय सभ्यता है। फिर है कि यहाँ पर बड़े बड़े भवन भी मिले हैं, तो भवनों में कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इनके घरों के आगे
इनके घरों में, जो घरों के बीच में जो चौड़ी सड़कें मिली है वो साथियों बिल्कुल सीधी और चौड़ी है। इनकी इसमें कोई प्रकार के ज़्यादा घुमावदार नहीं है, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर, और नालियों का भी निर्माण मिला है। साथ ही साथ साथियों आपको बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण स्नानागार मिला है, बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, जो कि एक तरह से उस समय का शहरी होने का अपने को प्रमाण देता है। साथ ही साथ साथियों इस सभ्यता के लोग हथियारों से भी जानकार थे, आभूषणों से भी जानकार थे, मूर्तियां और बर्तन निर्माण का भी करना जानते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो हथियार बनाना जानते थे, आभूषण बनाना भी जानते थे, मूर्तियां और बर्तन बनाना भी जानते थे। इन्हें तांबे के निर्माण, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का भी निर्माण किया, तांबे के बारे में जानकारी थी, चांदी के बारे में जानकारी थी और कांसे के बारे में भी जानकारी थी। आगे देखिए अपन साथियों, में इस सेशन को समाप्त करने के बाद में इनकी आपके सामने एक सिंधु घाटी का पूरा लाइव टेस्ट आपके सामने कल रखेंगे। तो आज अपन इस टॉपिक को अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल कौन कौन से हैं। काफ़ी विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। कोई कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो 6000 ईसा पूर्व है, कोई कहता है 3500 से 2700 ईसा पूर्व है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इन काल क्रम की बात करें तो सबसे पहला साथियों काल क्रम है वह एच होरास के अनुसार, इनके नक्षत्रीय आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो 6000 ईसा पूर्व है। इसी प्रकार माधव स्वरूप वत्स के अनुसार जो इनका काल रहा सिंधु सभ्यता का वो 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व रहा है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल रहा है। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का काल जो सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल साथियों की बात करें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। और कार्बन पद्धति इनकी C14 की बात करें तो कार्बन रेडियो एक्टिव पद्धति के अनुसार जिनका काल रहा है वो साथियों 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व रहा है, जो कार्बन 14 पर आधारित है। तो साथियों आपके काल क्रम के बारे में भी सवाल कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके बारे में आप इनमें से कौन से कालक्रम की बात होती है विशेष तौर से आप इसको इम्पोर्टेंट समझें और अपना इन इम्पोर्टेंट बातों को नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी धातुओं की खोज हो चुकी थी और कौन कौन सी धातुओं के बारे में वो पूरी तरह से जानते थे। तो सबसे पहले देखो सिंधु सभ्यता के लोग तांबा का प्रयोग करना जानते थे, तांबे धातु का उनको ज्ञान था, सोने का भी उनको ज्ञान था, चांदी का भी उनको ज्ञान था, सीसा उनको ज्ञान था और टिन धातु का भी उनको ज्ञान था। यहाँ पर देखा जाए साथियों तो आपको लोहा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे, यानी कि लोहे से परिचित नहीं थे। किंतु पुरातत्वविदों के विद्वानों के दौरान माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया था और सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कैसी सभ्यता कहा जा सकता है? ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर तांबे का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था। यानी कि धातुओं की बात करें, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे या कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आगे देखिए अगला आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। अपन साथियों एक एक स्थल की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं कि कौन सा स्थल था, उसकी खुदाई कब हुई थी, उसमें क्या चीज जिनकी क्या साक्ष्य मिले हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला स्थल की बात करते हैं, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की साथियों बात करें तो इसकी खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी 1922 में। कब की गई थी? वर्ष 1922 में की गई थी। और खुदाई करने वाले कौन थे? तो खुदाई करने वाले थे राखलदास बनर्जी। इनके मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले थे वो थे राखलदास बनर्जी।
और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है साथियों, काफी बार एग्जाम आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो अर्थ होता है साथियों इसका मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यह सिंधु नदी के किनारे बचा हुआ है। यह सिंधु पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। यानी कि साथियों आपको एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है, तो साथियों ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर लरकाना जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप विशेष तौर से इस बात को ध्यान रखना कि सिंधु घाटी का शहर मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, तो लरकाना पाकिस्तान। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने। कब की, 1922 में की। अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। यानी कि आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखिए कि यहाँ से इनकी मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिली है, तो साथियों यहाँ से सूती कपड़े का अंश मिला है, महास्नानागार मिला है, इनकी बहुत बड़े स्नानगार मिले हैं, पुरोहितों के आवास मिले हैं, इनकी पुरोहित जाति के आवास, इनकी यज्ञ वगैरह करते थे, ऐसे कुछ मूर्तियां भी मिली है, सभागार मिले हैं, कांसे से बनी नर्तक की नग्न मूर्ति कहाँ से मिली है। साथियों ये सवाल जो है इनकी कांसे से बनी नर्तकी है एक, उसकी नग्न मूर्ति कहाँ से मिली है, तो भी साथियों मोहनजोदड़ो से मिली है। तांबे का ढेर कहाँ से मिला है, तो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। साथ ही साथ यहाँ से पशुपति शिव का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि एक मूर्ति मिली है पशुपति नाथ की। घोड़े के दांत मिले हैं, सैलखेड़ी से बनी बाट, चिमनी और साधु की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। यानी कि कुल मिला के साथियों बात करें तो मोहनजोदड़ो के आपको यहाँ से क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं, तो देखिएगा मैं आपके सामने साथियों एक एक पॉइंट विशेष तौर से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर एक भी पॉइंट मिस ना करें, और आपका जो राजस्थान के अंदर या किसी भी आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास विशेष तौर से आता है। अब देखिए आपको यहाँ से पहला याद रखना है खुदाई वर्ष, इनकी कब हुई थी खुदाई, किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और फिर ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। फिर आपको आता है कि कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो विशेष रूप से आप स्नानागार के बारे में याद रखें, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति के बारे में याद रखें, घोड़े के दांत के आप याद रखें, पशुपति शिव के साक्ष्य आप याद रखें, और साधु की मूर्ति भी आप साथियों याद रखें। और साथ ही साथ सभागार बाकी भी साथियों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने साथियों आपके सामने पॉइंट बताए हैं इन पॉइंटों से हर एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। आगे देखिए अगली बात करते हैं अगला स्थल, तो अगला स्थल आता है कालीबंगा, यानी कि सेकंड स्थल बात करते हैं अपन साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सेकंड स्थल है कालीबंगा। अब अपने को इसमें कालीबंगा का खुदाई वर्ष सबसे पहले, तो कालीबंगा की खुदाई 1953 में की गई। और किसने की, तो साथियों अमलानंद घोष द्वारा इसकी खुदाई की गई। और साथ ही साथ इनके साथ में कौन थे, तो इनके साथ में थे बीके थापर। इनकी अमलानंद घोष ने 1953 में इसमें खुदाई का काम शुरू किया और बीके थापर ने 1960 में इस काम को संपूर्ण किया था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ है। और यह स्थान वर्तमान में कहाँ पर है, तो साथियों ये स्थान वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो आपको साथियों नदी का नाम भी विशेष तौर से याद करना है कि पहले आया था मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा स्थान घग्गर नदी के किनारे गंगानगर जिले में राजस्थान के अंदर है। फिर साथियों आपको यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले उनकी बात करें, तो यहाँ से कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें, इनकी उसके ऊपर डिजाइन की हुई कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें मिली है। साथ ही साथ यहाँ से बेलनाकार मुहरें, यानी कि उस समय के जो सिक्के थे वो मिले, जो मेसोपोटामिया जैसे, इनकी कालीबंगा के अंदर मेसोपोटामिया की जो मुहर थी उसी प्रकार के यहाँ पर भी बेलनाकार मुहरें मिली है। खेती के साक्ष्य में यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। और कालीबंगा से दूर
सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी। यानी कि यहाँ से आपको दो प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, सरसों और चने की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ लकड़ी के पाइप, यानी कि साथियों यहाँ से लकड़ी के बने हुए पाइप भी अपने को मिले हैं। तो आपको कालीबंगा की फैक्ट की बात करें साथियों, तो मैं आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो बता देता हूँ एक बार। तो आप इन चीज़ों को साथियों नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप आराम से अपना फैक्ट वाले जो नोट्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कालीबंगा शब्द के बारे में, यानी कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है वो याद रखना है, काले रंग की चूड़ियाँ। दूसरा फैक्ट कि कालीबंगा की खुदाई कब की थी, तो 1953 में शुरुआत की थी अमलानंद घोष ने, और बीके थापर की बात करें तो 1960 में की गई थी। वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में कौन सी नदी के तट पर है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये आपको पॉइंट यहाँ से इतने आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखने साथियों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर आते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें मिली है, बेलनाकार मुहरें मिली है, और जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत में आप फसल किसकी थी, तो सरसों और चने की फसल के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तीसरे शहर की। तो तीसरा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है साथियों चूहनदड़ो, यानी कि चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो साथियों मिलते जुलते शब्द है, तो कंफ्यूज ना हुए। चूहनदड़ो या चहुंदड़ो की खोज करने वाले थे, कब की गई थी, तो 1931 में की गई थी, और एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई थी। इनकी चूहनदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार द्वारा 1931 में की गई थी, जिसे पुरातात्विक इनकी मैके, इनके साथियों पुरातात्विक मैके एक वैज्ञानिक का नाम है, मैके ने 1935 में आगे बढ़ाया था। इनकी शुरुआत करने वाले थे 1931 में एन.जी. मजूमदार, और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले थे जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम है मैके, और मैके ने साथियों काम किया था 1935 के अंदर। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ से क्या चीज़ें मिली है, तो यहाँ से वक्राकार ईंटें, यानी कि आपको साथियों इस प्रकार से वक्राकार ईंटें मिली है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मनके के कारखाने, साथियों ये शब्द आप यहाँ से विशेष तौर से ध्यान रखें कि प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मनके के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वह आपका चहुंदड़ो। या सजने संवरने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह आपका चहुंदड़ो। या आपको पूछे कि वक्राकार ईंटें कौन से स्थल से मिली है, तो आपका ऑप्शन होगा उसका आंसर चहुंदड़ो। इसी के साथ साथियों अगला कंसेप्ट देखिए, 4 नंबर स्थल की बात करें तो 4 नंबर स्थल आता है साथियों अपना आता हुआ था लोथल। इनकी लोथल कहाँ पर है, तो देखिए इसकी खोज की गई थी 1957 के अंदर। 1957 में किसने की थी, तो इसका खोज करते थे रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। विशेष तौर से साथियों याद रखें, भोगवा नदी के तट अहमदाबाद जिले में गुजरात के अंदर कौन सा शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, तो उसका नाम है लोथल। इसकी खोज करने वाले थे रंगनाथ राव, और कब की थी, तो 1957 में की थी। फिर आपको पूछा जाता है कि लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्यों की बात करें साथियों तो अग्नि वेदिकाएं, यानी कि बड़ी बड़ी अग्नि वेदिकाएं मिली है। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना मिला है, यानी कि यहाँ पर नाव या जहाज के साक्ष्य भी मिले हैं। कुल मिलाकर के साथियों यहाँ पर एक प्रकार से कल कारखाने की बात भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर नाव बनाने के भी नमूने मिले हैं, जहाज बनाने का स्थल मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर चावल के दाने और एक फारसी मुहर, इनकी फारस की मुहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और मम्मी की आकृति, चक्की, यानी कि चक्की का मतलब है
अनाज पीसने के लिए जो बनाई जाती है, इनकी जो मशीन होती है उसका, और साथ ही साथ चालाक लोमड़ी की कहानी के भी सबूत यहाँ से मिले हैं। इनकी साथियों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों इस सेशन में। आप ये मत समझना कि ये राजस्थान इनके जो इंडिया जीके का टॉपिक है इसमें हमें यहाँ से कुछ नहीं सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं। साथियों इस पॉइंट के अंदर आप एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। आप प्राचीन भारत के इतिहास का एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। तो आगे देखिए, अपने पास में यहाँ से लोथल की बात करें तो वह खोज वर्ष 1957, खोज करने वाले रंगनाथ राव, स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिला, भोगवा नदी के तट। पर आपको साक्ष्य में विशेष तौर से साथियों यहाँ से याद क्या करना है, तो एक तो आपको याद करना है अग्निवेदिका, दूसरा आपको याद रखना है कि नाव या जहाज बनाने का स्थल, तीसरा धान कौन सा था तो चावल, और चौथी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है कि कहाँ की मुहर मिली है यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसा संबंध है कि यहाँ से फारसी, इनकी फारस मुहर मिली है, मतलब फारसियों के बीच में यहाँ कोई संबंध रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक हाथी दांत की स्केल, घोड़े की छोटी मूर्ति, मम्मी की आकृति और चक्की जैसे भी यहाँ पर सबूत मिले हैं। अगले 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर साथियों जो स्थल है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम है हड़प्पा। इसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी 1921 के अंदर। और खुदाई करने वाले कौन थे, तो इनके खुदाई करने का काम था वो था दयाराम साहनी का। इनकी हड़प्पा की खोज करने वाले कह सकते हैं या खुदाई करने वाले कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज या खुदाई दयाराम साहनी, और इनके एक सहायक थे, उनका नाम है माधो स्वरूप वत्तस द्वारा की गई। और यह शहर कहाँ पर है वर्तमान में, तो साथियों यह शहर पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हड़प्पा शहर स्थित है किस नदी के तट पर, तो आपको नदी का नाम याद रखना है रावी नदी। और पूछे कि हड़प्पा शहर आपका है वो कौन से जिले में या कहाँ स्थित है, तो पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों की बात करें तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट साक्ष्य यहाँ से मुहरें मिली है। अब कहाँ की है कोई इतना फिक्स नहीं, बहुत सारी मुहरें मिली थी। यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं और साथ ही साथ मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन भी मिला है। बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ मिली है, धोती पहने हुए 1 मूर्ति और कांसे का सिक्का मिला है। शंख से बना बैल जो है वो मिला है। अनाज के भंडार के कमरे जहाँ से जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कतार में बनी श्रमिक आवास भी मिले। कुल मिला के यहाँ से साथियों इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से 2 धान मिले थे, तो एक तो मिला था जौ और एक मिला था गेहूं, यानी कि ये जौ और गेहूं से भली भांति जानते थे। कांसे का सिक्का मिला है, तो कांसे धातु की बात कर सकते हैं कि कौन सी धातु का सिक्का, कांसे का सिक्का मिला था। शंख से बना बैल, धोती पहने हुए मूर्ति या मछुआरे का चित्र या कब्रिस्तान। तो साथियों आपको 5-7 पॉइंट है कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिली है, आप इनको याद रखें, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ या कौन सा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। 3 साक्ष्य प्राप्त हुए थे, 1 नहीं होगा। तो आप उस प्रश्न को कितना भी उस प्रश्न को कैसे भी घुमा दे, लेकिन हम उस चीज़ को बिल्कुल सही करेक्ट आंसर लगाएं, इसके लिए आप इन पॉइंटों को विशेष तौर से याद करें। आगे देखिए, अगली बात करते हैं धोलीवीरा या धोलावीरा। धोलावीरा सभ्यता साथियों आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मान करके याद रखना है कि धोलावीरा इसकी खोज कब हुई थी, तो खोज हुई थी साथियों 1967 में। और खोज करने वाले कौन थे, तो खोज करने वाले थे जगपति जोशी। कौन थे, जगपति जोशी। परंतु इसका जो व्यापक खुदाई का काम किया था वो क्या था, रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा। साथियों यहाँ से ये जो चीज़ मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धोलीवीरा शब्द की इसकी खोज करने वाले सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे, तो जगपति जोशी थे। लेकिन व्यापक रूप से खुदाई किसने की, तो रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। यह स्थान गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मनहर एवं
मंसर नदी के बीच में स्थित है। मान लो कि आपको साथियों इस स्थान के नाम पूछे कि धोलावीरा शब्द कहाँ, इनकी जो सभ्यता है वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात का कच्छ जिला। नदी का नाम पूछे तो मानहर नदी और मानसर नदी, ये दो नदियों हैं साथियों, नदियों के बीच में स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। इनकी धोलावीरा नगर है, सभ्यता है, ये 3 भागों में बंटी हुई है। 3 भाग कौन कौन सा? दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग या निचला नगर, 3 नाम है यहाँ के। तो साथियों ये आप धोलावीरा शब्द के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप याद रखें। अब देखिए कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले। तो दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष मिले, बहुत बड़ी इमारत मिली है। चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनी सीढ़ी नुमा संरचना भी मिली है। इनकी कोई ऐसा मैदान मिला जिसके चारों ओर दर्शक बैठ के भी देख सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है। और बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं। तो धोलावीरा शब्द के इनकी सभ्यता के बारे में साथियों आपको ये फैक्ट है जो याद रखने हैं। अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल साथियों आपका आता है कुणाल। कुणाल जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थान है या स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो आपको साथियों सीधा पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है? तो उसका नाम है कुणाल। इसी प्रकार अगला स्थल की बात करें तो अगला स्थल अपना आता है अली मुराद। अली मुराद स्थल जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। और यहाँ से अपने पास में पीतल या कांसे की बनी कुल्हाड़ी और साथियों साथ में आपको बैल की छोटी मृण मूर्ति मिली है। यानी कि आपको ये पूछा जा सकता है कि कांसे या पीतल की बनी कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो अपना मिला है साथियों अली मुराद से मिला है। आगे देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला स्थल आता है वो आता है सुरकोटड़ा या सुरतकोटड़ा। 2 नाम साथियों याद रखें आप, सुरकोटड़ा या सुरतकोटड़ा। इसकी खुदाई का वर्ष पूछे तो आपको 1964 बताना है। इनकी सुरकोटड़ा की खुदाई 1964 में जगपति जोशी द्वारा कराई गई। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक इनकी जो कच्छ स्थान है वहाँ पर अपने को मिलता है, वर्तमान में स्थित है। अगला आता है कि यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य में साथियों कुछ नहीं है, घोड़े की हड्डियाँ और अनूठी प्रकार की कब्र ग्रह मिली है। इनकी एक तो यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है और एक अनूठी प्रकार की कब्र ग्रह, इनकी कब्रिस्तान मिला है जो एक अलग अंदाज में बना हुआ है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है इनकी अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई 1953 में रंगनाथ राव द्वारा की गई और यहाँ से आपको कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी, इनकी चावल की भूसी मिली है। धान का मतलब होता है यहाँ से चावल। तो साथियों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ से धान की भूसी या कच्ची ईंटों से बना दुर्ग का साक्ष्य मिला है तो वह है रंगपुर। रंगपुर की खोज या खुदाई रंग से याद रखना रंगनाथ राव और वर्ष 1953। अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए अगला पॉइंट है राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का स्थल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खुदाई कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई। राखी गढ़ी स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुधवती नदियों के पास स्थित है। 2 नाम, पहले नाम इसका सरस्वती था, दुधवती भी कहते थे। यानी कि जो हरियाणा का साथियों हिसार जिला है वहाँ से आपको ये पॉइंट मिला है, इनकी ये सभ्यता मिली है राखी गढ़ी। और इसकी खोज या खुदाई की थी 1997 के अंदर अमरेंद्र नाथ द्वारा। फिर आता है कि धौलीवीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इनकी पहला सभ्यता, इस सभ्यता का भारत में बड़ा स्थल पूछे तो पहला बड़ा स्थल है धौलीवीरा। उसके बाद धौलावीरा के बाद में दूसरा स्थान आता है वो आता है राखी गढ़ी का, जो कि दूसरा सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर है भारत का। आगे देखिए साथियों, इसके बाद अगली बात करते हैं अपनी अगला पॉइंट आलमगीरपुर या आलमगीरपुर।
यानी कि साथियों अपना अगला पॉइंट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है, इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई हुई थी 1958 के अंदर। और किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आपको साथियों यूपी का मेरठ जिला और हिंडन नदी से एक सिंधु सभ्यता का शहर मिलता है, उसका नाम है आलमगीरपुर। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना रोपड़। रोपड़ की खुदाई साथियों 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ है आपका साथियों पंजाब। नदी कौन सी है? तो सतलज या सतलुज, एक भी बात है साथियों, सतलज कह दें या सतलुज नदी कह दें। इस नदी के किनारे स्थित है रोपड़। और रोपड़ से साथियों आपको आदमी और कुत्ते का एक ही कब्रिस्तान मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी और कुत्ते को एक साथ दफनाया जाता था। इसके हिसाब से साथियों ये माना जाता है कि उस समय इनकी जब इस सभ्यता का विकास हुआ था, जब ये रोपड़ सभ्यता की खुदाई इनकी उस समय विकास हुआ था, तब उसके जहाँ वहाँ के लोग थे ना, उन लोगों को कुत्तों से बहुत अच्छा प्यार था। तभी तो साथियों ये ऐसा साक्ष्य मिलता है। और ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आदमी के साथ कुत्ते की कब्र ग्रह का साथियों एक सवाल एग्जाम में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। बाकी वैसे देखा जाए तो एक एक पॉइंट इस सेशन का, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर पॉइंट के ऊपर अमल करें, गहराई से उस चीज़ को समझें और एक नोट्स के हिसाब से आप स्वयं लिखें। देखिए साथियों इस सेशन के दौरान एक प्रकार से मैंने इस सेशन को इसलिए पूरा एक साथ लाइव डिस्कस किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी एक सवाल भी बने तो भी अपन उस चीज़ को गलत ना करें। और एक साथ साथियों आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एक पॉइंट पूरा मिले तो मेरे हिसाब से आपको उसके पार्ट देखने के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। तो देखिए साथियों अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है, उसका नाम है चुंतको गेंडोर। चुंतको गेंडोर इनके ये साथियों इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। ओरेल स्टाइन के द्वारा की गई थी। और यह स्थान बलूचिस्तान के दासक नदी के तट पर स्थित है। यानी कि यह साथियों स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो बलूचिस्तान के दासक नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से बने बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका कि अब जो स्थल थे अपने साथियों सारे के सारे स्थल पढ़ लिए। अब अपने पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते थे, क्या क्या वो माप तोल कैसे करते थे। तो लोथल में जो हाथी दांत का एक पैमाना प्राप्त हुआ था, स्केल प्राप्त हुई थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने जो हाथी दांत था वो माप तोल में काम लेते थे। दूसरा साथियों आपने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो से सैल खड़ी तथा सीप का बना बाट, इनकी सैल खड़ी आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में सैल खड़ी या सीप का बना एक बाट मिला है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बाट से माप तोल का प्रयोग करते थे, जिससे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल की इकाई में से चित्त परिचित थे। यानी कि कुल मिला के साथियों ऐसा माना जाता है जो ये पैमाने मिले हैं या बाट मिले हैं, इन बाट या पैमानों के आधार पर ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग थे उस समय भी माप तोल से परिचित थे। वो हर चीज़ को माप तोलने में अपना दिमाग या अपने माइंड का प्रयोग अवश्य करते थे। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किसकी भक्ति और किसकी पूजा करते थे। यहाँ से भी सवाल बनता है साथियों, तो आप इस सेशन को ढिलाई में ना लें या ऐसा ना समझें कि हम भी पढ़ लेंगे, या आपको साथियों में एक एक पॉइंट नोट्स के हिसाब से लिख करके लाया हूँ ताकि आप हर पॉइंट को डिस्कस के साथ पढ़ें और उसके बाद भी आपको लगे कि अब भी मुझे इस पॉइंट से कुछ चीज़ डाउट है, तो आप साथियों इस पॉइंट पूरे सेशन को पढ़ने के बाद में आप सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक भी सवाल देख लीजिए जो कि इस पॉइंट के अंदर है या नहीं। सारे के सारे सवाल आपको इस पूरे सेशन में मिल जाएंगे। अब देखिए कि इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। सबसे पहले तो
शिव की पूजा करते थे शिकारी के रूप में। फिर यहाँ के लोग नर्तक, धनुर्धर और नागधारी के रूप में, इनकी एक नर्तक की मूर्ति मिली है, तो यहाँ के लोग नर्तक इनकी नृत्य से प्रचलित थे, धनुर्धर और नागधारी के रूप में भी पूजा करते थे। फिर आता है कि मातृ देवी, देवी के सौम्य और रुद्र रूप की पूजा करते थे। ये इनकी देवी की पूजा करते थे, जिसमें सौम्य रूप और रुद्र रूप की पूजा करते थे। पृथ्वी की पूजा करते थे। एक मृत मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। यानी कि यहाँ से एक स्त्री के गर्भ में से पौधा निकला हुआ और ऐसा कुछ साक्ष्य मिला है, यानी कि वो पृथ्वी की पूजा भी किया करते थे। फिर ये प्रजनन शक्ति, इनकी प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे। वृक्ष की बात करें, यह सवाल साथियों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से वृक्ष की पूजा करते थे। तो वृक्ष था उस समय का पीपल और बबूल। पीपल और बबूल वृक्ष की ये पूजा करते थे। पशु की बात करें तो ये पशु में साथियों कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे और अग्नि की भी पूजा करते थे। तो कुल मिला के पूजा अर्चना की बात करें तो ये पूजा अर्चना करते समय नृत्य का प्रयोग, धनुर्धर का प्रयोग, नागधारी का प्रयोग करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, वृक्ष में पीपल और बबूल की पूजा करते थे, पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा करते थे। तो साथियों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। सभी साथियों को इस सेशन के अंदर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, यदि सेशन आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक बटन को दबाते रहें, ताकि हमें भी साथियों आप एक पॉजिटिव ऊर्जा मिले कि हमारे साथी इस पॉइंट से या इस टॉपिक से कितने खुश है। आप जितने अधिक लाइक, जितने अधिक शेयर करोगे साथियों, उतना ही अधिक आपके लिए आगे की क्लासों में भी ऐसे ही फैक्ट वाले सवाल या ऐसे ही फैक्ट वाले एक एक पॉइंट का डिस्कस आपके साथ में किया जाएगा। आगे देखिए, अगली बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी तो आखिर उसका पतन क्यों हो गया। आपने अभी तक जो साथियों पढ़ा, इसके हिसाब से तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं होना था, क्योंकि बहुत बड़ी विकसित सभ्यता थी, हर चीज का उनको ज्ञान था। फिर भी पतन क्यों हुआ? तो पतन का कारण कोई नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में पतन का कोई कारण नहीं है, फिक्स कोई कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन के कारण माने तो काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं था। कि एक साथियों बात बता दें कि जो बहुत बड़े विस्तृत भूभाग में कोई स्थान या कोई नगर फैला हुआ है, तो उस नगर का पतन एक कारण से तो नहीं हो सकता है, अनेक अलग अलग कारण हुए होंगे। या साथियों ऐसा माना जाता है कि एक कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण उनका पतन हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी अभी कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारक हो सकते हैं। तो कुछ अपन इंपॉर्टेंट क्या क्या है उनके बारे में, पतन के क्या क्या कारण है उनको बता देते हैं। तो इस सभ्यता के पतन के बारे में कई मत है। कई पुरातात्विविदों ने का मत है कि इस सभ्यता में कुछ स्थलों का पतन भयंकर बाढ़ से आने के कारण हुआ था। वहीं कुछ विद्वान, काफी विद्वान तो बाढ़ का कारण बनाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस जगह पर बहुत सारा विनाशकारी भूकंप आया था जिसके कारण पतन हो गया। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ था या फिर यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण सूखा पड़ गया, और या फिर कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ का विनाश रूप इनकी बहुत बड़ा कारण है। तो विशेष तौर से साथियों मोटा रूप से देखा जाए तो आपको यदि ऑप्शन मिले कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है, बाढ़ मिले तो आप बाढ़ करें, भूकंप मिल जाए तो आप भूकंप करें, या बाह्य आक्रमण मिल जाए तो आप बाह्य आक्रमण करें, और यदि आपको मिले कि जलवायु परिवर्तन तो आप जलवायु परिवर्तन का ऑप्शन सही करें। कभी कभी एग्जामिनर आपको साथियों बाढ़, भूकंप और जलवायु तीनों साथ में दे देता है और चौथा अलग दे देता है या ऑप्शन सभी दे देता है, तो फिर आपको वहां पर ऑप्शन नंबर सभी क्लिक करें। इसी के साथ देखिए साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसका मुझे आपका अमूल्य सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और साथियों यदि आपको ये चीज़ पसंद आई, अच्छी लगी और आपके लिए कोई थोड़ा बहुत भी साथियों इस सेशन में
ज्ञानवर्धक चीज बताई गई तो आप इस सेशन को शेयर करने में थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें। दिल खोलकर इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हर साथी को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा का पूरा एक विशेष रूप से फैक्ट क्या है उनका एक पूरा का पूरा मैटर मिल सके। कल साथियों कुछ नया टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं इसी टाइम उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।